चैप्टर 26 भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क। मध्यकालीन स्मृतिकारों और टीकाकारों ने कहा है कि समुद्री यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अतीत में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं था, पर ऐसी बात नहीं है। भारत हड़प्पा युग से ही अपने एशियाई पड़ोसियों से संपर्क बनाए रहा। भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरियों तक पहुंचे, जहां ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1700 के बीच उन व्यापारियों की मोहरें पाई गई है। ईस्वी सन के आरंभ से भारत ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्य संपर्क बनाए रखे। हम बता चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय स्थल मार्ग चीनी रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के वाणिज्य संबंधों की चर्चा भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत ने पड़ोसी देशों में धर्म प्रचारक, विजेता और व्यापारी भेजे, जिन्होंने वहां बस्तियां बनाई। बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क बढ़े। अधिक संभव है कि ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों के छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए। कालांतर में बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में स्थायी तौर पर अपने पैर जमा लिए। ईस्वी सन के आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बर्मा अर्थात आधुनिक म्यांमार की ओर हुआ। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया और बुद्ध की आराधना में अनेक मंदिर और प्रतिमाएं बनाई। इससे भी महत्व की बात यह है कि बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्राचीन बौद्ध साहित्य की रचना की, जो भारत में दुर्लभ था। श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ संग्रहित किए गए और उन पर टीकाएं लिखी गई। बौद्ध धर्म भारत में तो लुप्त हो गया, पर श्रीलंका में इस धर्म के अनुयायी भारी संख्या में रहे। वहाँ आज भी यही स्थिति है। कनिष्क के शासन काल से ही कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देते रहे। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। फाहियान और हुआन सांग जैसे कई चीनी यात्री बौद्ध धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों की खोज में ही भारत आए। अंततः ये संपर्क दोनों देशों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। बौद्धों की एक बस्ती चीन स्थित तुन हुआन में बस गई, जहां से मरुभूमि के उस पार जाने वाली वानिकों की टोली अपनी यात्रा शुरू करती थी। भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से सीखा और चीनियों ने बौद्ध की चित्रकला भारत से सीखी। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 2 और महान केंद्र थे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां और कई विहार मिलते हैं। बेग्राम और बामियान, जो इस देश के उत्तरी भाग में स्थित है, ऐसे पुरावशेषों के लिए विख्यात है। बेग्राम की हाथी दांत की दस्तकारी मशहूर है, जिसमें कुशाल काल की भारतीय कलाकारी से समानता है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति, जो ईस्वी सन के आरंभिक वर्षों में चट्टानों को काटकर बनाई गई, बामियान का गौरव बढ़ा रही है। यहाँ अनगिनत प्राकृतिक और कृत्रिम गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक जमा रहा। इस सदी में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्थ कर दिया। ऐसी ही गतिविधियां मध्य एशिया में भी हुई। मध्य एशियाई क्षेत्रों में कई स्थानों पर उत्खननों के फलस्वरूप कई बौद्ध विहार, स्तूप और अभिलेख प्रकाश में आए और भारतीय भाषाओं में लिखी पांडुलिपियां मिली। कुषाण शासन के विस्तार के फलस्वरूप खरुष्टी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली, जहां ईसा की 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियां मिली है। लिखित भाषाओं का प्रयोग प्रशासनिक और दैनंदिन पत्राचार में तथा बौद्ध धर्म के परिरक्षण और परिचारण में भी होता था। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत के आसपास तक रही। भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं। बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मणीय धर्म के जरिए हुआ। बर्मा के पेगू और मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते हैं। भरौच, वाराणसी और भागलपुर की व्यापारी बर्मा के साथ व्यापार करते थे। बर्मा में गुप्त काल के काफी बौद्ध अवशेष मिले हैं। भारत ने ईसा की 1ली सदी से ही इंडोनेशिया यानी जावा के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण द्वीप कहते थे, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। वहां भारतीय बस्तियां सबसे पहले 56 ईस्वी में स्थापित की गई। ईसा की 2री सदी में यहाँ कई छोटे छोटे भारतीय राज्य कायम किए गए। जब चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में जावा गया, तो उसने वहां पर ब्राह्मण धर्म फैला पाया। ईस्वी सन के आरंभिक
सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। कालक्रमेण में सभी श्री विजय राज्य के रूप में प्रणीत हुए, जो राज्य 5वीं से 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। जावा और सुमात्रा की भारतीय बस्तियां भारतीय संस्कृति के प्रसार का द्वार बन गई। बस्तियों को स्थापित करने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। हिंद चीन में, जो संप्रति वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के रूप में बट गया है, भारतीयों ने कम्बोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। कम्बोज का अर्थात आज के कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6ठी सदी में स्थापित हुआ। उसका शासक शैव था। उन्होंने कम्बोज को सांस्कृतिक विद्या का केंद्र स्थल बना दिया। यहाँ असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। कम्बोज के निकट चंपा में, जिसमें उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी सहित दक्षिणी वियतनाम शामिल है, व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बनाई। चंपा का राजा भी शैव था। उसकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। हिंद महासागर स्थित भारतीय बस्तियां 13वीं सदी तक फलती फूलती रही और इस अवधि में भारतीय लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। इस प्रकार दोनों के लगातार घुले मिलने रहने से यहाँ नए प्रकार की कला, भाषा और साहित्य का उदय हुआ। इन देशों में हम ऐसी कई कलाकृतियां पाते हैं जो भारतीय और स्थानीय तत्वों का सफल मिश्रण दिखलाती है। ये अद्भुत बात है कि सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में। ये संसार भर में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ। इस पर बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण है। कंबोडिया के अंकोर वट का मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है। मध्यकाल में निर्मित होने पर इसकी तुलना मिस्रियों और यूनानियों से उत्कृष्टतम कलाकृतियों से की जा सकती है। इस मंदिर की दीवार पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। इंडोनेशिया में रामायण की कहानियां इतनी लोकप्रिय है, वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा वहसा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द हैं। मूर्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि थाईलैंड में मिला बुद्ध का मुंड, कम्बोज में पाया गया बुद्ध का मुंड और जावा में मिली कांसे की शानदार मूर्तियां दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपराओं के साथ भारतीय कला के संगम के उत्कृष्ट नमूने। इस प्रकार चित्रकला के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण जिनकी तुलना अजंता के चित्रों से की जा सकती है, न केवल श्रीलंका बल्कि चीनी सीमा पर तुनहुआन गुफाओं में भी मिले। ये समझना गलत होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रेय केवल धर्म को है। धर्म प्रचारकों के पीछे व्यापारी और विजयकांक्षी भी जाते रहे और उन्हें मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। दक्षिण पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों को दिए गए नाम स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप स्वयं सूचित करते हैं कि भारतीय वहां सोने की खोज में गए थे। वहां व्यापार से वस्तुओं का विनिमय हुआ, साथ ही सांस्कृतिक तत्वों का भी विनिमय हुआ। ये मानना गलत होगा कि केवल भारतीयों ने ही अपने पड़ोसियों के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। ये दो तरफा प्रक्रिया थी। भारत ने अपने दूर और पास के पड़ोसियों की भौतिक संस्कृति के कई उपादेय तत्व लिए भी। उन्होंने यूनानियों और रोमनों से सोने का सिक्का ढालना सीखा, चीनियों से रेशम पैदा करना सीखा, इंडोनेशिया से पान की बेल लगाना सीखा और कई अन्य चीजें भी अपने पड़ोसी देशों से सीखी। इस प्रकार कपास उगाए जाने का कौशल भारत से चीन और मध्य एशिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कला, धर्म, लिपि और भाषा के क्षेत्र में भारत का योगदान अधिक मूल्यवान रहा, परंतु पड़ोसी देशों में जो संस्कृति विकसित हुई वो किसी भी तरह भारतीय संस्कृति की प्रकृति मात्र न थी। जिस प्रकार भारत ने विदेशी प्रभावों के बावजूद अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा और उसका विकास किया, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को मिलाकर अपनी संस्कृति विकसित की। अभ्यास प्रश्न पहला, दक्षिणी, दक्षिण पूर्व, मध्य और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, बताएं कि भारतीय संस्कृति के तत्व इन देशों में किन किन जरिए से पहुंची। तीसरा प्रश्न, इन देशों के जीवन और संस्कृति के कौन कौन से पहलू भारतीय संपर्क से प्रभावित हुए, उदाहरण दे। चौथा प्रश्न, इन देशों की कलाकृतियों और वस्तु शिल्पों के चित्रों का संग्रह करें। इन चित्रों के सहारे इस बात की समीक्षा करें कि इन देशों की कला में
भारतीय और देशी दोनों तत्वों का संगम है। 5वां प्रश्न, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विकास में अन्य देशों की संस्कृति का प्रभाव, इस विषय पर एक निबंध लिखें। इसके लिए इस पुस्तक के पिछले अध्यायों का और अन्य पुस्तकों का अवलोकन करें। 6वां और आखिरी प्रश्न, एशिया के बाह्यरेखिक मानचित्र पर उन देशों और स्थानों को दिखाएं जिसका उल्लेख इस पाठ्यपुस्तक में किया गया है।